नमस्ते भारत। हमने मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है। मॉडर्न हिस्ट्री का यह एमसीक्यू एनसीईआरटी जो एससीईआरटी की जो पुस्तक है उसके मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को यह एमसीक्यू कवर करेगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं पढ़ेंगे बल्कि रिलेटेड टॉपिक को भी साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे। तो पढ़ने का यह तरीका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे भी और अधिक क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ लिया है, अभी 21 से पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया से पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 में जो स्थापित किया गया था उसके सदस्य नहीं थे? तो कौन उसके सदस्य नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया के सदस्य नहीं थे, जो कि 1912 में स्थापित किया गया था। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले इसके सदस्य थे, वैलेंटाइन सिरोल इसके सदस्य थे और अब्दुल रहीम भी इसके सदस्य थे। बाल गंगाधर तिलक जो है इसके सदस्य नहीं थे रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया के। तो ये था क्या? तो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया जो 1912 में स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में, या फिर लॉर्ड इस्लिंगटन का दूसरा नाम जॉन पोइंडर डिक्सन भी आता है। तो इनकी अध्यक्षता में जो है रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया की स्थापना की गई थी 1912 में। और इस कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1915 में। और जब ये स्थापित किया गया था 1912 में, तब ये कमीशन को नियुक्त करने के समय जो है ब्रिटेन के वहाँ पे राजा कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज जो है पंचम जो है ब्रिटेन के उस समय राजा थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है इस कमीशन को नियुक्त किया गया था। क्यों नियुक्त किया गया था? तो गवर्नमेंट सर्विस को लेकर के कुछ प्रोविज़न करने के लिए जो है इसको नियुक्त किया गया था, चूँकि है ही क्या है पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। तो इसी के लिए गवर्नमेंट सर्विस का क्या स्थिति, कैसे क्या कैटेगराइजेशन किया जाए, इसी के लिए जो है इस कमीशन को स्थापित किया गया था 1912 में। और इसने रिपोर्ट दी अपनी 1915 में। तो इस कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो है गवर्नमेंट सर्विस को इसने कहा कि 2 भागों में वर्गीकृत किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, क्लास 1 सर्विस और क्लास 2 सर्विस। क्लास 1 सर्विस और क्लास 2 सर्विस में जो है बांटा जाए गवर्नमेंट सर्विस को। साथ ही साथ जो है जो 25% जो नियुक्ति की जाए, वो 25% नियुक्ति जो सुपीरियर पोस्ट होंगे उस सुपीरियर पोस्ट पर जो है नियुक्ति 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर किया जाए, यानी कि प्रत्यक्ष जो भर्ती होता है उसके माध्यम से किया जाए। तो ये कुछ जो है इसका कुछ प्रमुख जो है रिपोर्ट था रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। तो उस पत्रिका में से भी दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का जो है प्रकाशन उनके द्वारा किया गया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। वहीं जो है नवजीवन भी जो है किनका है? महात्मा गांधी का ही है। वहीं महात्मा गांधी का 2-3 पत्रिका और है। एक है उनका यंग इंडिया, दूसरा है हरिजन भी जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है, तो हरिजन। और एक है इंडियन ओपिनियन, जो यहाँ तो दिया हुआ ही है। ये कुछ पत्रिका जो है महात्मा गांधी की है। वहीं एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है कि यंग इंडिया न्यू इंडिया। तो जब यंग इंडिया रहेगा तो यंग इंडिया के जो है यंग इंडिया का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से। वहीं जब न्यू इंडिया पूछेगा तो न्यू इंडिया का संबंध जो है, न्यू इंडिया एक प्रकार की पत्रिका ही है, तो न्यू इंडिया का संबंध किससे? एनी बेसेंट से है। तो इसका अंतर थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। अगर पूछेगा कि भारत का जो है पहला न्यूज़पेपर कौन है, तो वो द बंगाल गजट है। द बंगाल गजट जो है भारत का पहला न्यूज़पेपर है, जो कि कब 1780 में जो है प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा जो है बंगाल गजट को जो है प्रकाशित किया गया था। वहीं जो है राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का चूँकि अग्रदूत माना जाता है, तो उनका भी कुछ जो है पत्रिका है जिसमें कि संवाद कॉमेडी है, जो कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। वहीं जो है बाल गंगाधर तिलक वाला पूछा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक का है केसरी। बाल गंगाधर तिलक वाला आप याद रखेंगे, ये पूछता है एग्जाम में। तो केसरी, और उसके बाद फिर केसरी था मराठी लैंग्वेज में, मराठी था इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था। वहीं गीता रहस्य, तो ये तीनों किनका है? बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी, मराठी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है।
वहीं जो है मूक नायक और बहिष्कृत भारत B.R. अम्बेडकर का है। और इंडिया डिवाइडेड जो है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू का है। वहीं पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, साथ ही साथ राष्ट्रगुप्ता, ये दोनों जो है दादा भाई नौरोजी का है। और नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का है। वहीं ये क्वेश्चन पूछता है पत्रिका का नाम दे देता है, ये किस प्रकार की पत्रिका है, जैसे कि युगांतर, युगांतर या फिर जो है संध्या, संध्या या इंडियन सोशोलॉजिस्ट, गदर, ये सब जो कैसी पत्रिका थी? तो क्रांतिकारी गतिविधि वाली जो है ये सब पत्रिका थी। तो इतना कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पत्रिका को आप एक माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो एक तरह से ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो आज भी आर्टिकल 15-16 में ये सब देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान में। तो ये जो है प्रपोजल जो है कहाँ पारित किया गया था? तो जब कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जब कराची सेशन हुआ था 1931 में, उसमें जो है ये प्रपोजल जो है पारित किया गया था। तो हम कांग्रेस का कुछ अधिवेशन पढ़ लेते हैं, जो कि जहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो कांग्रेस का सबसे पहले तो पहला अधिवेशन का हुआ है। तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? बम्बई में हुआ है। और कब हुआ है? तो 1885 में हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ है। WC बनर्जी के हैं, आप व्योमेश चंद्र बनर्जी के हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का पहला सेशन हुआ है, बम्बई में हुआ है। ये जो है लगभग क्वेश्चन पूछता ही है हर एग्जाम में। वहीं सेकंड जो है कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ है? तो सेकंड कलकत्ता में हुआ है और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ है, 1886 में हुआ है। वहीं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ है, 1887 में हुआ है। और इस अधिवेशन में तो जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो चूँकि मुस्लिम थे, तो इसलिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा कि किस अधिवेशन में बनाए गए हैं, तो यही जो है मद्रास अधिवेशन, जो कि 1887 में हुआ है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बनाए गए हैं? तो 1887 में या फिर मद्रास के सेशन में। वहीं 1905 का जो अधिवेशन हुआ है, हालांकि जो है हर साल अधिवेशन होता था, लेकिन हम कुछ प्रमुख अधिवेशन को ही पढ़ेंगे। 1905 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ है तो वो बनारस में हुआ है। 1905 वाला सेशन कहाँ हुआ है? 1905 वाला सेशन जो है बनारस में हुआ है। और यहाँ पर जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 1907 में कहाँ अधिवेशन हुआ है? तो सूरत में हुआ है। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो रास बिहारी घोष के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। और इसमें जो है इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है दो भागों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल जो है में बट जाती है जो कांग्रेस होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का जो है विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में होता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। वहीं 1912 का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? बांकीपुर जो है पटना में होता है। तो ये BPSC के द्वारा अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि पटना में ये अधिवेशन हो रहा है। तो 1912 में बांकीपुर पटना में जो है कांग्रेस का सेशन होता है। और इस सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो RN माधोलकर जो है इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं 1912 के सेशन की। वहीं जो है फिर जा कर के 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और इस अधिवेशन की प्रमुख बात क्या होती है कि कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में जो बट गई थी 1907 में, तो यहाँ 1916 में जा कर के जो है नरम दल और गरम दल में समझौता होता है। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है। तो 1916 का सेशन इस मायने में इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे नरम दल और गरम दल फिर से एक हो रही है, और वहीं जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक पास आ रही है। तो इस सेशन की ये विशेषता है। 1917 में जो है कहाँ अधिवेशन हो रहा है? तो कलकत्ता में हो रहा है। और कलकत्ता अधिवेशन की विशेषता क्या है कि इस सेशन में जो है पहली बार एक महिला को जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो किनको बनाया जाता है अध्यक्ष? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को जो है कलकत्ता सेशन का 1917 में जो है इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जो है महिला को कब अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं 1920 का अधिवेशन जो है वहीं 1920 का अधिवेशन जो है एक होता है विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। जैसे हर साल तो कांग्रेस का अधिवेशन होता ही है, लेकिन कभी कभी एक साल में जो है 2 बार भी अधिवेशन हो जाता था। जब आवश्यकता होती थी तो विशेष अधिवेशन को आयोजित किया जाता था। तो उसी में 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। और यहीं पर जो है असहयोग आंदोलन जो 1920 में जो प्रारंभ होता है, असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी
जी के द्वारा। तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इसी कलकत्ता सेशन में पारित होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं फिर 1922 में जो है कहाँ सेशन होता है, तो ये सेशन होता है गया में, जो कि बिहार में है। तो गया में 1922 का सेशन होता है और इसमें जो है C.R. दास जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि चित्तरंजन दास जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन के बाद ही जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1925 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो ये कानपुर में होता है। 1925 का अधिवेशन कानपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करती हैं, तो सरोजनी नायडू करती हैं। यहाँ भी एक महिला है, तो सरोजनी नायडू जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं और ये भारतीय महिला रहती हैं। चूँकि एनी बेसेंट जो है बाहर की रहती हैं, यूरोपीय देश की रहती हैं, वहीं सरोजनी नायडू जो है भारतीय महिला है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कब बनी है, तो 1925 में बनी है। और वहीं जो है कहाँ बनाया गया है, तो कानपुर सेशन में बनाया गया है। जब प्रथम महिला अध्यक्ष से पूछेगा तब एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें भारतीय ऐड कर देगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेशन का, तब कौन हो जाएंगी, तब जो है सरोजनी नायडू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यही सब छोटी छोटी जो है चीज़ों से जो है इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। 1929 में लाहौर सेशन होता है। इस लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर सेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस सेशन की विशेष बात क्या होती है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है यहाँ की जाती है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की जाती है, तो 1929 के लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। वहीं जो है 1931 जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, 1931 का जो ये कराची सेशन है, तो 1931 में कराची सेशन जो होता है, कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी और इरविन के बीच में इस गांधी इरविन समझौते को एक तो अनुमोदन दिया जाता है, दूसरा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, जो वर्तमान में हम मौलिक अधिकार देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ले करके, तो उसका कुछ वहाँ फीचर जो है देखने को मिलता है, जो कि इस अधिवेशन में पारित किया जाता है प्रस्ताव को। तो मौलिक अधिकारों की मांग और साथ ही साथ उसका प्रस्ताव यहाँ जो है प्रस्तावित किया जाता है। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी जाती है। तो दो चीज़ हो गया, एक तो मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है और दूसरा जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी जा रही है। वहीं एक चीज़ और क्या है कि गांधी इरविन समझौते का भी अनुमोदन किया जा रहा है। तो ये सब जो है प्रमुख चीज़ हो रहा है कराची सेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जा रही है। वहीं जो है 1938 और 1939 का सेशन होता है हरिपुरा में, 1939 का सेशन होता है त्रिपुरी में। तो इन दोनों सेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। हरिपुरा और त्रिपुरी 38 और 39 सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। वहीं जो है 1946 का सेशन होता है मेरठ में होता कहाँ है, 1946 का सेशन मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की जाती है। ये सेशन इस मायने में इम्पॉर्टेंट है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, तो क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो JB कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था। तो जब इनको फांसी दी गई थी, चाहे भगत सिंह की बात हो, सुखदेव की बात हो या राजगुरु की बात हो, तो इनको फांसी तो सबसे पहले दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई है इनको फांसी, 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी आज मनाया जाता है। तो इनको जब फांसी दी गई थी तो उस समय जो है वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश भारत का, तो लॉर्ड इरविन जो है वायसराय या ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। तो आखिर इनको जो है फांसी क्यों दी गई थी, तो इसके पीछे भी कुछ कहानी है। सामन कमीशन जब भारत आता है तो सामन कमीशन के विरोध के लिए जो है लाला लाजपत राय जो है एक तरह से उसका विरोध कर रहे होते हैं, उनके नेतृत्व में जो है विरोध हो रहा होता है। तो लाला लाजपत राय पर जो है लाठियाँ चला दी जाती है, लाठियों का प्रहार किया जाता है, और ये लाठियों के प्रहार के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और तो इन पर लाठी कौन चलाता है, तो इन पर लाठी जो चलाने का काम करता है वो एक पुलिस अधीक्षक होता है, सहायक पुलिस अधीक्षक होता है सैंडर्स। उसके द्वारा जो है लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया जाता है, और इस लाठियों के प्रहार के कारण जो है कुछ दिन बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है इन पर जो लाठी चलाने वाला पुलिस अधीक्षक होता है ये, तो इसको जो है लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को, कब 30 अक्टूबर 1928 को जो है 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु,
द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है, यानी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। वहीं एक और घटना फिर आगे घटती है कि HSRA के जो ही सदस्य होते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 और सदस्य होते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उनके द्वारा जो है 8 अप्रैल 1929 को, कब 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानमंडल में जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा होता है, तो इसी समय असेंबली में बम इन दोनों के द्वारा फेंक दिया जाता है। तो ये जो घटना हुई, एक जो है लाहौर वाली घटना, दूसरा जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाली घटना। तो इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके उन पर जो है असेंबली में बम फेंकने से लेकर के कुछ अन्य घटनाओं से जोड़ करके उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। कौन सा केस चलाया जाता है? लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। एक तो लाहौर कांड में वो थे ही जो कि लाला लाजपत राय से संबंधित है और सैंडर्स से संबंधित है, तो लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है और इस केस के तहत ही जो है HSRA के और भी जो सदस्य रहते हैं उन पर मुकदमा चलाया जाता है। HSRA का क्या फुल फॉर्म हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके ये लोग सदस्य रहते हैं और जिसकी स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। इसकी स्थापना 1928 में होती है, कानपुर में होती है। HSRA के सदस्यों पर जो है मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें जतिन दास भी एक प्रमुख होते हैं और जतिन दास के द्वारा जो है राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जेल में ही हड़ताल किया जाता है और इस हड़ताल के क्रम में जो है 64 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जो है फिर भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु रहते हैं उन सभी पर इस लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चला करके इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी वही कब दी जाती है? 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी जाती है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है इन तीनों को किनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी जाती है। इसमें BPSC द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह के द्वारा काफ़ी फेमस किया गया, तो उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। आप भले इसे जो है फेमस करने का काम भगत सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने पहली बार कब दिया था? तो जब वो केंद्रीय विधानमंडल में वही जब बम फेंक रहे थे, तो उसी समय जो है भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है जब की गई थी, तो उस समय जो है सामाजिक धार्मिक सुधार का जो है समय चल रहा था, जो कि 19वीं शताब्दी का समय था। तो 19वीं शताब्दी का समय जो है सामाजिक धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ, और ये सामाजिक धार्मिक सुधार जो है पुनर्जागरण के युग के रूप में जाना जाता है। और ये पुनर्जागरण के युग की शुरुआत कहाँ होती है? तो ये शुरुआत जो है यूरोप में होती है। कब होती है? तो 18वीं शताब्दी में होती है। कब होती है पुनर्जागरण की शुरुआत? 18वीं शताब्दी में यूरोप में होती है और भारत में ये 19वीं शताब्दी में जो है आता है। और जो है यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो है, भारत में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है बहुत सारे नवीन विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में जो है उनको जो है पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जनक, या फिर जो है अतीत और भविष्य के बीच में सेतु, ये सब जो है इनको संज्ञा दी गई थी। और इसमें से लगभग हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है ऐसे करके कि राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। तो ये सब जो है संज्ञा जो है राजा राम मोहन राय को दी गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ काम किया गया है, जिसमें सबसे पहला काम हम देख लेते हैं। हम ब्रह्म समाज को ही पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो 1815 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। वहीं जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। उस पत्रिका में एक संवाद कौमुदी का नाम आता है, मिरातुल अखबार का नाम आता है। वहीं 1825 में जो है इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा, ये सब किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना कब की जाती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो ये ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और इस ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो एक ईश्वरवाद की उपासना, यानी कि ईश्वर एक ही है ऐसा प्रचार प्रसार करना और एक ईश्वर को मानना, एक ईश्वरवाद की स्थापना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, अवतारवाद का विरोध करना। अवतार जिसमें कि हम मानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं या फिर और भी भगवान के सब अवतार वगैरह हैं, तो अवतारवाद का खंडन करना, ये सब कुछ जो है इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य होता है। वहीं जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1829 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विलियम बेंटिक के समय जो पारित किया जाता है,
तो इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय की जो है प्रमुख भूमिका रहती है। तो यहाँ पे इनका जो है काम रहता है। साथ ही जो है राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। वहीं राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि, पहले तो वो राम मोहन राय थे लेकिन इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राजा की उपाधि किसके द्वारा जो है इनको दी गई थी। तो अकबर द्वितीय, जो मुगल बादशाह जो उस समय था, अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राम मोहन राय से वो राजा राम मोहन राय बने। तो उनको राजा की उपाधि कब दी गई थी, तो 1829 में ही, कब, 1829 में ही मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। और राजा की उपाधि के साथ जो है अपने दूत के रूप में तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ था उसके दरबार में भेजा गया। क्यों भेजा गया था, तो मुगल बादशाह का जो है पेंशन लेने के लिए जो है इनको भेजा गया था। चूँकि जो है उस समय तक जो है मुगल बादशाह को पेंशन पर जो है रख दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो पेंशन लेने के लिए जो है अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ जो है भेजा गया था। तो राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। वहीं जो है जिस 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, तो इस ब्रह्म समाज का जो है एक तरह से विभाजन हो जाता है। विभाजन कब होता है, तो पहला विभाजन 1865 में होता है ब्रह्म समाज का। तो इसमें जो है एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बन जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में रहता है, तो आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रहता है। वहीं जो है भारतीय ब्रह्म समाज जो है आचार्य केशव चंद्र के नेतृत्व में रहता है। तो इस ब्रह्म समाज का जो है विभाजन कब हो जाता है, पहली बार तो 1865 में होता है। एक कहलाता है आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, भारतीय ब्रह्म समाज जो है आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। वहीं फिर आचार्य केशव चंद्र सेन जो भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े होते हैं, उनके कुछ कार्यों से जो है और भी जो ब्रह्म समाज के जो सदस्य होते हैं उनके बीच मतभेद हो जाता है और फिर ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। तो दूसरी बार जो है विभाजन 1878 में हो जाता है ब्रह्म समाज का। और जब दूसरी बार विभाजन होता है तो जो ब्रह्म समाज से टूटकर जो अलग होता है वो अपने आप को साधारण ब्रह्म समाज कहता है। वो अपने आप को क्या कहता है, साधारण ब्रह्म समाज। और ये साधारण ब्रह्म समाज से कौन जुड़े होते हैं, तो आनंद मोहन बोस जो है इनका नाम आता है, जो कि साधारण ब्रह्म समाज की एक तरह से स्थापना करते हैं और इसके पहले अध्यक्ष भी बनते हैं, आनंद मोहन बोस। तो इतना कुछ आप याद रखेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे कानपुर का संबंध किससे है, झांसी का संबंध किससे है, ग्वालियर का, इलाहाबाद का। तो यहाँ पर मुख्यतः जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ है, 1857 के विद्रोह में कहाँ से किसने नेतृत्व अपना दिया था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा 1857 के विद्रोह का एक बेसिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम इसको मिलान कर लेंगे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह होने के पीछे जो है वैसे तो बहुत सारे कारण थे, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारण हो। लेकिन अगर तात्कालिक कारण पूछता है कि 1857 होने का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का जो एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया गया था, तो वो जो है इस विद्रोह होने का तात्कालिक कारण था। और तात्कालिक कारण क्या हो गया, तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। वहीं एक क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसके द्वारा कहा गया है, कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया है। बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है कहा गया है कि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का विद्रोह वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। वहीं जो 1857 का विद्रोह हुआ है, तो वो विद्रोह हुआ कब है, तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई है। और कुछ अन्य जगहों पर फिर जो है और जाकर के ये फैल जाती है, जो आसपास का क्षेत्र होता है। तो कानपुर में कब होती है, कानपुर में जो है 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को होती है। और कानपुर में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहब, या जिनको कि धोंदू पंत भी कहा जाता है। तो उनके नेतृत्व में जो है किया जाता है कानपुर में। और तात्या टोपे यहाँ जो है नाना साहब का साथ देते हैं। वहीं लखनऊ में कब होता है ये विद्रोह, तो ये होता है 4 जून 1857 को। और लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा जो है किया जाता है नेतृत्व। वहीं झांसी में जो है कब किया जाता है,
1857 का विद्रोह की शुरुआत झांसी में जो है किया जाता है। यहाँ भी 4 जून 1857 को किया जाता है। और यहाँ जो है नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कौन रहती है, तो यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 के विद्रोह में जब ब्रिटिशर्स से लड़ रही थी, तो उसी ब्रिटिशर्स से लड़ने के क्रम में जो है हीरोज से लड़ाई होती है। हीरोज से लड़ते लड़ते जो 17 जून 1858 को जो है वो वीर गति को प्राप्त कर जाती हैं। यहाँ पर हीरोज के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि युद्ध के मैदान में सोई हुई यह औरत जो है अकेली मर्द है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है किसके द्वारा जो है ये कहा गया था, तो ये हीरोज के द्वारा कहा गया था। फैजाबाद में किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, तो मौलवी हमदुल्ला द्वारा किया जाता है। बिहार से जो है 1857 के विद्रोह में कौन नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं, तो बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार से रहते हैं। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है कहाँ से, दानापुर छावनी से जो है 25 जुलाई 1857 से जो है इसकी शुरुआत की जाती है। दानापुर छावनी से 25 जुलाई 1857 से। वहीं कुंवर सिंह के साथ साथ इनके भाई अमर सिंह जो है भी बिहार से जो है रहते हैं 1857 के विद्रोह में। वहीं एक पीर अली का नाम आता है बिहार में 1857 के विद्रोह के समय। पीर अली कहाँ से जो है, एक पीर अली का संबंध कहाँ से है, तो पटना सिटी से है। और ये जो है 3 जुलाई को पटना सिटी से जो है कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है ये अंजाम देते हैं। अच्छा स्टेटमेंट जो है 1857 के विद्रोह के बारे में यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो एक स्टेटमेंट है आरसी मजूमदार का कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो कुछ जो है इस तरह से जो है इंटरेस्टिंग बात जो है कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा, तो इनका आप याद रखेंगे। और जो है बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता के द्वारा कहा गया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता के द्वारा जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। और जो है इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बताया था इस 1857 के विद्रोह को, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा बताया गया था। और पूर्णतया सिपाही विद्रोह जब पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा था, कि यह एक जो 1857 का विद्रोह था पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, तो ये कहा गया था सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। तो सर दोनों में आता है, सिपाही विद्रोह सीले में भी आता है और सर जॉन लॉरेंस भी जो है इसमें भी सर का कुछ उच्चारण है। तो बस याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह जो है सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। वहीं जो है 1857 के विद्रोह के समय एक क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो कानपुर से जो है कौन नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे थे, तो नाना साहब सही है। कानपुर से जो है 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की भूमिका नाना साहब निभा रहे थे। वहीं जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, ये भी सही है। वहीं जो है इलाहाबाद से जो है कुंवर सिंह नहीं थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली थे। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चूँकि डी सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा था, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा भी हमने पढ़ा कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था। तो वो ब्रह्म समाज के रूप में जो था एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ही था ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का डिटेल हमने पढ़ा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लैटबस्की के द्वारा की गई थी ऑप्शन के अनुसार। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में जो है न्यूयॉर्क में, कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ की गई थी कभी कभी, तो न्यूयॉर्क में की गई थी 1875 में मैडम ब्लैटबस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, तो सभी जो प्राच्य धर्म है, पुराने जो धर्म है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। और ये जो सोसाइटी थी वो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद किए बिना जो है मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करती थी। और साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना के विकास करने में भी इस सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास में खोला जाता है। मद्रास के अड्यार में जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। वहीं जो है 1883 में, कब, 1883 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है एनी बेसेंट, और जो है वो भारत आती है 1893 में। जो एनी बेसेंट होती है भारत आती है 93 में, सदस्य बनती है 1883 में।
क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कनाडा एवं यूएसए दोनों जो है ऑप्शन के अनुसार ये आंसर हो जाएगा सी नंबर कि कनाडा एवं यूएसए। तो गदर पार्टी को हम पढ़ लेते हैं। तो गदर पार्टी एक प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाली जो है पार्टी थी गदर पार्टी। और ये गदर पार्टी के पीछे कहानी ये है कि इसकी स्थापना जो है नवंबर 1913 में सोहन सिंह भखना के द्वारा जो है एक हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की जाती है। जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो संस्था होती है उसके द्वारा जो है अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी में एक पत्रिका निकाला जाता है। उस पत्रिका का नाम ही क्या होता है, गदर नाम होता है या फिर हिंदुस्तान गदर नाम होता है, जो कि 1857 के विद्रोह की स्मृति में इस पत्रिका को निकाला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नांकित में से कौन सी पत्रिका 1857 के विद्रोह की स्मृति में जो है प्रकाशित किया गया था। तब आंसर क्या हो जाएगा, गदर। तो इस गदर को जो प्रकाशित किया जाता है और गदर का प्रथम अंक किस में छपता है, उर्दू में छपता है। तो गदर पत्रिका के नाम पर ही जो जा करके, चूँकि गदर पत्रिका बाद में बहुत फेमस हो जाती है वहाँ, तो गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो संस्था को स्थापित किया जाता है 1913 में, उसका नाम ही जो है गदर पड़ जाता है, या गदर आंदोलन या गदर पार्टी पड़ जाता है। वहीं इस गदर आंदोलन या गदर पार्टी के जो है सदस्य कौन प्रमुख नेता होते हैं। तो लाला हरदयाल, भाई परमानंद, रामचंद्र, ये गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है गदर पार्टी से कौन जुड़े हुए थे। तो लाला हरदयाल का नाम ज़्यादा आता है। तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी से जो है जुड़े हुए थे। कौन, लाला हरदयाल। और ये जो गदर पार्टी होती है, इस गदर आंदोलन या गदर पार्टी के द्वारा जो है सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ पर एक युगांतर आश्रम की स्थापना की जाती है। और इसी युगांतर आश्रम से जो है ये लोग अपना सारा क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है अपना संचालित करते हैं। तो इतना कुछ जो है गदर पार्टी का कुछ बेसिक्स बातें थी जो कि हमने पढ़ा। तरह से जो हमने 29 नंबर क्वेश्चन तक 29 नंबर क्वेश्चन तक जो है आज पढ़ लिया है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन से जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप तो फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।